हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और वैसे तो पहले भी हम कई सारी क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, बट इस बार कुछ नया इसमें ये रहने वाला है कि हम इस बार करंट अफेयर्स को भी इसमें शामिल करने वाले हैं। यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि काफ़ी वेटेज करंट अफेयर्स का भी रहने वाला है हमारे एग्जाम के अंदर। यानी 10 नंबर की जो करंट अफेयर्स है वो पूछी जाएगी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम में। तो इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ जो यूपी जीके यानी उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चन भी हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही साथ जो एज इट इज हमारी चल रही थी अदर सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे साइंस हो गई, स्टैटिक जीके, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, इन सभी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और आज है 15 अगस्त, यानी हम इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में हम इस इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, और हम शुरुआत भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन से यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेल या जिसे हम इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये रिसेंटली ही इसका आयोजन हुआ 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में इन खेलों का आयोजन किया गया। और ये भी एक बिग इवेंट माना जाता है, यानी खेलों के इतिहास में एक बड़ा इवेंट राष्ट्रमंडल खेल का भी माना जाता है। जिस प्रकार से हमारे ओलंपिक होते हैं 4 सालों में, उसी प्रकार से जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल हैं वो भी 4 साल में इनका आयोजन किया जाता है। तो अभी जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 वाले हैं ये आपके आयोजित किए गए हैं बर्मिंघम में। तो बर्मिंघम में इन खेलों का आयोजन किया गया और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड यहाँ पर बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। आगे जो भी एग्जाम्स होंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपका पूछा जाएगा। तो डेली बेसिस पर हम इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे, यानी डेली हम 1 क्वेश्चन अगर करते रहेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन हम इसके कंप्लीट कर लेंगे, जो राष्ट्रमंडल खेल से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इनका आयोजन बर्मिंघम में किया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे 2026 वाले, क्योंकि आगामी आयोजन भी पूछ लिए जाते हैं, तो 2026 वाले जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनका आयोजन किस जगह पर किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। उसके अलावा बात करें अगर हम राष्ट्रमंडल खेल से, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और डेली ही ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनसे रिलेटेड किस देश ने कितने पदक जीते, भारत का क्या स्थान है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगामी क्लासेज के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की जाएगी? तो देखिए, भारत की जो पहली डिजिटल लोक अदालत है, यानी एक ऑनलाइन माध्यम से जो लोक अदालत है, उसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान में ही पहली डिजिटल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपको बताना है जगदीप धनखड़ जो कि अभी भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति होंगे? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 14वें, ये यानी कि 14वें उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले हमारे उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू। और अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली ही कुछ दिनों पहले हमने देखा कि नए राष्ट्रपति का भी चुनाव किया गया, और वो जो राष्ट्रपति थी हमारी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी थी, और वो थी 15वीं नंबर की। तो देखिए, जो राष्ट्रपति हैं वो तो थी 15वीं नंबर की, लेकिन जो उपराष्ट्रपति हमारे चुने गए वो हैं 14वें नंबर के। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है? तो ये एक परियोजना है जो शुरू की गई है, किसके द्वारा शुरू की गई है आपको बताना है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर तो इस योजना को शुरू किया गया है गूगल के द्वारा, यानी जो आप किसी इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल करते हैं उसी गूगल के द्वारा ही इस इंडिया की उड़ान परियोजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, बात करें अगर हम इंटरनेशनल यूथ डे की, तो ये जो हमारा डे है ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को ही ये दिवस मनाया जाता है। और आपको कंफ्यूज नहीं होना, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है
वो हमारा मनाया जाता है 12 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है यूपी जीके से रिलेटेड, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो अगर हम जिलों की बात करें तो टोटल 75 जिले उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, और इनमें अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस जिले का है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा लखीमपुर खीरी। तो जो लखीमपुर खीरी जिला है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है यूपी की। तो अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व होता क्या है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और बात करें अगर हम यूपी के जनसंख्या घनत्व की, तो वो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी जो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, यानी प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, यानी जिस प्रकार से हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल को माना जाता है उसी प्रकार से आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो वो है पलाश का पुष्प। तो जो पलाश का पुष्प होता है यही हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी पूछा गया 31 जुलाई के यूपी लेखपाल के एग्जाम में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हुए और किसी ने आंसर 9 टिक किया, किसी ने 8 टिक किया, और उसके बाद जो आंसर की आई उसमें कुछ और आंसर यहाँ पर सही माना गया और काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहा स्टूडेंट्स ने। कुछ स्टूडेंट्स ने इसको चैलेंज करने के लिए भी कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे थे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें यूपी के बॉर्डर की, यूपी की जो सीमा है, ये अगर हम टोटल बात करें तो वो लगती है 9 राज्यों से, यानी जिसमें 8 आपके राज्य हैं और 1 है केंद्र शासित प्रदेश जो कि है दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट है जो 8 राज्य हैं, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है। तो टोटल तो हो गए 9, लेकिन यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो होगा 8, और यही क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था और आयोग ने भी 8 ही आंसर को सही माना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ आपसे राज्य पूछे गए हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन यहाँ पर उपस्थित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मीथेन की, तो यहाँ पर सही आंसर होगा बृहस्पति। तो जो बृहस्पति ग्रह है इसके वायुमंडल में आपको मीथेन की उपस्थिति देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी है, यानी किसके बीच की औसत दूरी को ही खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पृथ्वी और सूर्य। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे ही एक खगोलीय इकाई में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश के रंग का जो हम निर्धारण करते हैं, कलर का जो निर्धारण करते हैं वो करते हैं हम तरंग दैर्घ्य के द्वारा, और तरंग दैर्घ्य को डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से, और इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, यानी इसे हम एंगस्ट्रॉम में भी व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है, यानी ऐसा कौन सा प्रकाश है जिसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है। तो अगर हम बात करें सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की तो वो है बैंगनी। तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश है वो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपको बताना है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान होगा वो होगा हमारा मासिन राम। तो मासिन राम ही इस निम्न में से अगर हम बात करें तो जो मासिन राम है इसी जगह पर सबसे अधिक वर्षा होती है और ये मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मानसून भारत में लगभग कब आता है, यानी किस महीने के प्रारंभ में मानसून भारत में आता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा जून माह के प्रारंभ में। वैसे तो आप देखेंगे जो भारत के अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय में हमको जो मानसून है वो देखने को मिलता है, यानी किसी एरिया में बाद में जुलाई में वर्षा होती है, किसी में जून में होती है, किसी में अगस्त में होती है। लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर अगर इंडिया की हम बात करें तो मानसून भारत में सबसे पहले
कब आता है, तो ये जून के प्रारंभ में ही मानसून भारत में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर तापांतर बहुत कम होता है। तापांतर का मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर कम हो, ऐसा कौन सा स्थान होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें ऐसा जो स्थान हमको देखने को मिलेगा, यानी जहाँ पर तापांतर बहुत कम होगा, वो स्थान होगा हमारा कोस्टल रीजन। यानी जो कोस्टल रीजन है, समुद्र के किनारे वाले एरियाज हैं, वहाँ पर ही जो टेम्परेचर में डिफरेंस है वो हमको कम देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे जो हमारी नॉर्थ इंडिया वाली स्थान है, वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा जो ठंडक है वो देखने को मिलेगी, यानी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, तो उनके बीच में डिफरेंस होगा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में आपको ऐसा स्थान ढूंढना है जो कोस्टल रीजन हो और वहीं पर तापांतर सबसे कम होता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम ही हमारा कोस्टल रीजन है। उसके अलावा बिहार या बेंगलुरु है, ये सभी हमारे लैंड लॉक्ड सिटी हैं, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, जहाँ पर तापांतर बहुत कम होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ किस समुद्र से उत्पन्न होता है। तो देखिए, सर्दियों में अगर हमको जो बरसात हमको देखने को मिलती है वो किस कारण होती है, तो इसका कारण होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी इसे ही हम पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। और ये वर्षा इसीलिए होती है क्योंकि ये जो विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ है, ये हमारा उत्पन्न होता है मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से उत्पन्न हुए इस विक्षोभ के कारण ये जब इस तरफ आता है तो यहाँ पर सर्दियों में भारत में जो वर्षा है वो हमको देखने को मिलती है। तो वही पूछा गया है कि समुद्र से उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो आपसे पूछा गया है कम वार्षिक वर्षा के बारे में, और पहला ही ऑप्शन है जैसलमेर। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ये राजस्थान का स्थान है इसलिए राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, तो ये आप ऑप्शन टिक कर दें। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा लेह, क्योंकि लेह हमारा सब नॉर्थ इंडिया में स्थित है और काफ़ी ऊंचाई पर स्थित स्थान है। तो जिस प्रकार से जो मानसून है या जो मानसूनी हवाएं हैं वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनमें जो जलवाष्प की मात्रा है वो यहाँ पर कम हो जाती है और वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। इसीलिए निम्न में से सबसे कम जो वार्षिक वर्षा का स्थान है वो है हमारा लेह। तो लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा हमको देखने को मिलती है। जैसलमेर से आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। और देखिए, इन्वायरमेंट क्लासेस के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया भी है इन सभी चीज़ों के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और कृत्रिम और जो नेचुरल या जिसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहें, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल सी बात है, जो हम अपनी तरफ से बनाए यानी मानव निर्मित जो पारिस्थितिकी तंत्र हो उसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, और जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो उसे हम प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बगीचा। उसके अलावा जो झील है, तालाब है, जंगल है, ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं, और बगीचा जो कि हम स्वयं बनाते हैं तो ये हमारा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किससे लड़ने के लिए अंत्योदय योजना शुरू की गई। तो सरकार के द्वारा ये चलाई गई एक योजना है अंत्योदय योजना, और इसको सरकार द्वारा चलाया गया था किससे लड़ने के लिए, गरीबी से लड़ने के लिए, यानी गरीबी से दूर करने के लिए अंत्योदय योजना यहाँ पर चलाई गई। और इसके अंतर्गत जो भी गरीबी रेखा से काफ़ी नीचे रहने वाले पर्सन हैं उनके लिए एक कार्ड की व्यवस्था की गई, और उनको फ्री में जो अनाज है या अन्य जो सुविधाएं हैं वो देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई अंत्योदय योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब तक चलता है। तो देखिए, जिस प्रकार से हमारा जो साल है वो चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, उसी प्रकार से एक वित्तीय वर्ष है। और ये जो हमारा वित्तीय वर्ष है ये कब से कब तक चलता है, इंडियन इकोनॉमिक के अंतर्गत। तो इकोनॉमी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमारा जो वित्तीय वर्ष है ये चलता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है इसे हम एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत रखते हैं, यानी इसे हम एक वित्तीय वर्ष काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक बलबन ने किसकी उपाधि धारण की। तो देखिए, गुलाम वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश है, गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, और उसके बाद शासक बलबन यहाँ पर गद्दी पर बैठता है, और इसने एक उपाधि धारण की थी, और
वो उपाधि है जिल ए इलाही की उपाधि, और जिसका मतलब होता है भगवान की छाया। तो ये अगर हम एक प्रकार से कहें तो बलबन को एक बहुत ही कट्टर शासक माना जाता है, क्योंकि इसने फिर जो ये अपने आप को भगवान की छाया बताता था, और वैसे तो था ये गुलाम वंश का, लेकिन इसने यहाँ पर एक जो बड़ा घराना हुआ करता था मुस्लिम साम्राज्य के अंतर्गत, तो जो यानी फारस में जो शासक हुआ करते थे उनसे अपने संबंध को जोड़ता है, और यहाँ पर लोगों में भय का जो माहौल है वो यहाँ पर व्याप्त किया जाता है बलबन के द्वारा, जो कि गुलाम वंश का एक शासक था, और इसी ने जिल ए इलाही यानी जिसका मतलब होता है भगवान की छाया ये उपाधि धारण कर रखी थी। अगला क्वेश्चन है 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए लाहौर की एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह, तो महाराजा दलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में ही जो लाहौर की संधि है इसको किया गया था, और कब ये 1846 के अंतर्गत ये संधि की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है, यानी जो भारतीय रेगिस्तान में इंडियन डिजर्ट में बहने वाली एक रिवर है वो कौन सी है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा लूनी रिवर, जो कि राजस्थान के अंतर्गत बहने वाली नदी है, और ये जो नदी है ये राजस्थान यानी रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाती है, और ये एक खारे पानी की नदी है, यानी यहाँ पर जो जल होता है वो खारा पाया जाता है लूनी रिवर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन स्थित है। तो देखिए जिस प्रकार से केंद्र लेवल पर अगर हम देखें तो वहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर राज्यों में विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद होती है, लेकिन जो विधान परिषद है ये सभी राज्यों में नहीं है, और यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है किस राज्य में विधान परिषद और विधान सभा दोनों है, और दोनों को मिलाकर हम कहते हैं विधानमंडल। तो विधानमंडल में 2 सदन है, यानी इसका यही मतलब है कि उस विधानमंडल में यानी उस राज्य में विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। तो ऐसा राज्य है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ही विधानसभा विधान परिषद दोनों है, राज्यमंडल जो विधानमंडल में 2 सदन स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ऐहोल निम्न में से किसकी राजधानी थी। तो ऐहोल जो एक स्थान है ये किसकी राजधानी थी, चोलों की, पल्लवों की, चालुक्यों की या पांड्यों की। तो ये जो वंश है इनका शासन भारत में रहा, जो दक्षिण भारत के वंश या मध्य भारत के वंश इन्हें हम कह सकते हैं। तो इनमें जो चोल वंश है, पल्लव वंश है, चालुक्य वंश है या पांड्य वंश है, तो इनमें किसकी राजधानी ऐहोल हुआ करती थी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा चालुक्य। तो जो चालुक्य थे उन्हीं की ये राजधानी हुआ करती थी, जिसे हम ऐहोल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए, और इसमें आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, यूपी जीके के क्वेश्चन, साथ ही साथ जो अदर सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।